हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड ईयर का फिजिक्स का पेपर फर्स्ट, क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें अपन यूनिट फर्स्ट की अपन शुरुआत कर रहे हैं। अब इसमें आपको बता दूं कि जैसे यूनिट फर्स्ट में क्या है कि इसको बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, करीबन 6-7 चैप्टर्स है ये। तो अपन वैसे चैप्टर का नाम ना लगे, अपन टॉपिक वाइज इसको अपन सोल्व करेंगे या टॉपिक वाइज अपन इसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो जैसे सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक। पहले अपन इसका जैसे इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाई वी नीड क्वांटम मैकेनिक्स, की क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता पे हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखो अगर अपन बात करें कुछ इंट्रोडक्शन की, अगर अपन बात करें जो कभी नहीं पूछा जाता है, बस अपने को समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं बात करूं बिफोर 19 सेंचुरी। अगर बिफोर 19वीं शताब्दी की अगर अपन पहले की बात करते हैं, ठीक है, तो जनरली कोई भी पार्टिकल होता है, कोई भी कण होता है, उस समय क्या थे, एक तो अपने पास कण थे, ठीक है, पार्टिकल्स जिसको अपन कहें, और एक अपने पास थी तरंगे, मानी वेव्स थी। ठीक है, तो ये माना जाता था कि जो कण है, पार्टिकल है, वो तो जो अपने पास न्यूटन के नियम है उनका पालन करते हैं। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि फॉलो न्यूटन्स लॉ। और जो अपने पास तरंगे थी वो मैक्सवेल के समीकरणों का पालन करती है। ठीक है, आप यहां पे अपन कह सकते हैं कि फॉलो मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो यहां तक तो ठीक था। ठीक है, लेकिन अगर अपन देखें 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर अगर अपन बात करें, तो कुछ एक ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो गए, कुछ एक ऐसे प्रयोग हो गए थे जिनको अपन इनके द्वारा समझाया नहीं जा सका। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि 19 सेंचुरी से पहले की जो फिजिक्स थी उसको एक नाम दिया गया है, इसको अपन बोलते हैं चिरसम्मत। भौतिकी कह दो चाहे यांत्रिकी कह दो। ठीक है, आप भौतिकी भी कह सकते हो या फिर यांत्रिकी भी कह सकते हो, या फिर इसका अपन इंग्लिश में नाम देखें तो इसको अपन कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स कह दो या मैकेनिक्स कह दो, जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ये अपने पास था। अब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की अगर अपन बात करें, बिगिनिंग ऑफ 19 सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसकी अपन बात करें तो शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ था बेसिकली, जैसे कुछ एक ऐसे एक्सपेरिमेंट हो गए थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा समझाया नहीं जा सका। तो अपन यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स थी फेल्स टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने में असफल रही। अब कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें यहाँ पर आपके पास था एक प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका, मतलब दो प्रभाव है, एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, एक आपका कॉम्पटन प्रभाव। यहाँ से मतलब 100% क्वेश्चन पूछता है, दोनों में से कोई भी एक पूछ लेता है। ये न्यूमेरिकल पूछ सकता है या फिर इसका डेरिवेशन पूछ सकता है। ठीक है, इसमें एक और था अपने पास कॉम्पटन प्रभाव। फिर अगर अपन बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण। ठीक है, और इसमें अलग अलग देखें तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट थे जिनको अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं समझा सके थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक नई फिजिक्स की आवश्यकता थी, तो उस नई फिजिक्स का नाम क्या दिया अपन इसको, प्लांक ने बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी नींव रखी है क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, और आज के टाइम पे जिसको अपन मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि इन सबको समझाने के लिए जिस फिजिक्स की आवश्यकता थी उसी को अपन ने क्या नेम दिया है, क्वांटम मैकेनिक्स। ये बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है कि किस तरह से क्यों अपन क्वांटम पढ़ रहे हैं, क्या क्या कारण हो गए फेल होने के वगैरह वगैरह। तो अब आज अपन शुरुआत करेंगे यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव से। ठीक है, तो जो अपना 12th के अंदर पढ़ा हुआ है ये वो का वही है, तो इसको नोट कर लो इंट्रोडक्शन ग्रुप में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने पास आ गया यूनिट फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके अपन बात करें अब। ठीक है,
तो देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको अपन शॉर्ट में PEE भी कहेंगे कहीं जगह, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नाम लिखना जरूरी नहीं है अपने लिए, ठीक है। तो देखो क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब किसी धातु के पृष्ठ पर, ठीक है, डेफिनेशन सुनना, कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है या डाला जाता है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है ना, इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो अगर यहाँ पे डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या जाएगी कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक, मैंने यहां नाम दिया कि एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है, ठीक है, का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की जो घटना होगी उसी को अपन क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये मेन सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें अपने एक नाम लिया है कि निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का, ठीक है। अब इसका क्या तात्पर्य है उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। क्या है ये निश्चित आवर्ती, मतलब किस तरह से। वैसे आपको बता दूं कि इस निश्चित आवर्ती को एक नाम देते हैं अपन दिल्ली आवर्ती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर इसमें अपन देखें कि किस प्रकार से कैसे क्या है उसको अपन समझते हैं। जैसे मान लो कि ये आपके पास एक मेटल है, ठीक है। अब मेटल एक तरह से सिंपल सी अगर अपन जनरली बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, ये अपने पास एक नॉर्मल एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सिंपल, ठीक है। अब इसके इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, इस तरह से ये अपने पास। अब ये अपना बाह्य कक्षक हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली हर एक कक्ष की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, सबसे कम एनर्जी बाह्य वाले की होती है, बट जैसे जैसे अपन नाभिक के पास में आते जाते हैं वैसे वैसे उन कक्षों की एनर्जी बढ़ती जाती है। मतलब अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, ठीक है, कंप्लीटली, तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए मुझे इसके बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की अगर अपन बात करें, बिल्कुल लास्ट स्टेट की अपन बात करते हैं, तो उसकी अपने पास जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन एटम उसके लिए अपन बात करें तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपन ने 12th के अंदर भी पढ़ा हुआ है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये अपने पास एनर्जी होती है, ठीक है। तो वैसे ही अगर अपन बात करें, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो अपने को फ्री करना है तो अपने को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, सिंपल। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मैंने एक फोटोन डाला इस पे, ये अपने पास एक फोटोन है, मान लो अगर ये फोटोन मानी होती है ऊर्जा ही होगी अपने पास एक तरह से, ठीक है। और इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू है, ठीक है। तो न्यू अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है तो इसके कोरस्पॉन्ड इसकी ऊर्जा एनर्जी अपनी ये कह सकते हैं एच न्यू, ई बराबर एच न्यू अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी ऊर्जा आ जाएगी। तो ये ई बराबर एच न्यू अपने पास क्या आ गया, एनर्जी का फोटोन आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अपन ने क्या डाला, एक फोटोन डाला, ठीक है। और ये इस जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसी की बात करें, यही मेटल अपन ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता है, मतलब इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब कितने से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलते ही वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये फ्री होने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कवर कर लेंगे, खा जाएंगे। अब बच गई कितनी, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच गई। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में काम में आएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो काम में आएगी। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और उसकी जो एनर्जी आ जाएगी, आप ऐसे कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जिसको अपन कहेंगे वो आ जाएगी। तो यहाँ पे ये अपने पास आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फ्री करने में जो एनर्जी आई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को अपन कहते हैं कार्यफलन, वर्क फंक्शन, ठीक है।
तो जो आपके पास कार्यफलन होता है बेसिकली, ठीक है, कार्यफलन इसको समटाइम्स फाई और कभी कभी डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इसके कक्ष से फ्री करने के लिए जो ऊर्जा है वो क्या कहलाएगा, अपना कार्यफलन कहलाएगा। और इस कार्यफलन के संगत जो इसकी आवर्ती है, या आप ऐसे कह दो कि वो मतलब कितनी इसको एनर्जी, अब यहाँ से जैसे अपने पास एनर्जी दी हुई है तो E बराबर एच न्यू से अपन न्यू का मान आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली इस आवर्ती को अपन नाम देंगे न्यू नोट, ठीक है। तो अगर न्यू नोट अपन नाम दिया है, अब आप खुद सोचो कि मैं मान लो यहाँ से एक फोटोन डालूं और उस फोटोन की जो एनर्जी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को फ्री ही नहीं कर पाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को फ्री ही नहीं कर पाया तो यहाँ से फिर मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल ही नहीं हुआ, ये अपन कह सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक हुआ ही नहीं, ठीक है। तो मतलब एक मिनिमम अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता हूँ, मान लो यहाँ पे जैसे फोटोन की ऊर्जा है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, खाली इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, उसकी कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी, ठीक है। जैसे जैसे इसकी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, जो आपतित फोटोन है उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी आगे जाकर बढ़ती जाएगी। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा ज्यादा होगी तभी फोटोन फ्री होकर उसका गतिज ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा मिलेगी। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो आवर्ती होती है आप ऐसे कह सकते हो, इसी को अपन एच न्यू नोट से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस आवर्ती को एक नाम दिया गया है दिल्ली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वो मिनिमम आवर्ती है, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि दिल्ली आवर्ती के संगत जो ऊर्जा होती है वही क्या होता है, अपने पास कार्य फलन होता है, ठीक है। अब इसमें जनरली आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अपन बात करें, पीई की अपन बात करते हैं, तो मान लो अगर आपतित प्रकाश की आवर्ती, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू न्यू नोट से ज्यादा या बराबर है तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। या फिर उल्टा भी कह सकते हो, और जैसे अपन बात करें न्यू इक्वल्स टू, अपने पास होता है सी अपॉन लेमडा, अगर न्यू ज्यादा है तो इसका मतलब लेमडा वहां पे क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली आ रहा है तो इसका उल्टा कर दो, तो मतलब लेमडा जो होगा लेस देन इक्वल्स टू अपन यहाँ पे क्या कह देंगे, लेमडा नॉट अपन कह देंगे। तो भी एक ही बात है, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा अपने पास, क्लियर है यहाँ पर। तो ये अपने पास आ गया एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसको अपन डायग्राम से देखते हैं कि डायग्राम से कैसे क्या बनता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखो इसको नोट कर लो अच्छे से, हो गया होगा, देखो अब अब यहाँ पर बात करें इसमें किस प्रकार से इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है, इसकी जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसको अपन देखते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की अपन बात करते हैं। तो देखो एक तो इसमें क्वार्ट्ज ट्यूब होती है, कांच की ट्यूब होती है इस तरह से, ठीक है। इस कांच की ट्यूब में एक खिड़की बनी होती है इस तरह से, विंडो सेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेट होती है और एक प्लेट अपने पास यहाँ होती है, ठीक। इस प्लेट के ऊपर खिड़की से अपन बाह्य जो प्रकाश जो अपन डाले ना, वहां से अपन ये इंसिडेंट प्रकाश होता है, लाइट होती है, किसी भी आवर्ती का हो सकता है ये, ठीक है। अब ऑब्वियसली अपने को पता है ये जो क्वार्ट्ज ट्यूब होती है ना, ये निर्वातित कांच कह दो चाहे क्वार्ट्ज कह दो, ठीक है, नलिका ये अपने पास होती है, ठीक है। ये जो प्लेट होती है इसकी अगर अपन बात करें तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि इस प्लेट के ऊपर अपन जब लाइट डालेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, ठीक है। तो और इस प्लेट के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होते हैं, ग्रहण होते हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, उत्सर्जक प्लेट कह सकते हैं, और इसको अपन कहेंगे संग्राहक प्लेट, ठीक है। तो ये अपने पास है उत्सर्जक प्लेट,
जहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उत्सर्जक होते हैं। और ये अपने पास होती है संग्राहक प्लेट, कलेक्टर प्लेट बोलते हैं इसको, इसको इमिटिव प्लेट बोलते हैं। अगर इसको एनोड और कैथोड के रूप में अगर अपन नाम देखें, ठीक है, जैसे अपने पास एनोड होता है और एक होता है कैथोड। देखो इसके सी और इसके एन, ए से अपन बात करेंगे। कैथोड मतलब कैटायन, कैटायन अपने पास होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एनोड मतलब एनाइन, एक टर्मिनोलॉजी है, रटने का तरीका, ट्रिक है ये, आप ऐसे कह सकते हो। और एनाइन का मतलब अपने पास होता है नेगेटिव, ठीक है। अब देखो कोई भी पदार्थ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, जैसे मान लो एक ए पदार्थ है एक बी पदार्थ है, ठीक है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के इसके ऊपर डाल दिए तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पे आ जाएगा अपने पास माइनस चार्ज। मतलब ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, कैथोड के अंदर हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, अपने पास एनोड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हो, इसको आप कैथोड भी कह सकते हो, ठीक है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकले तो उसका मतलब धनात्मक हो जाएगी, आप ऐसे कह सकते हो। और जिसपे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो अपने पास ऋणात्मक हो जाएगी, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, एनोड कह सकते हैं। तो यहीं पे इसका एक और नाम आ जाएगा कि कैथोड, इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। और इसको अपन क्या कह देंगे, एनोड कह सकते हैं। ये हो गया मेन। अच्छा, इसमें जो निर्वात लेने का कारण वो ये है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है इसमें गति करते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेंगे तो अगर मान लो इसमें डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल्स होंगे तो उनसे क्या होगा, ऑब्वियसली इनका साइज कंपैरेटिवली बराबर सा होगा, तो उसे टक्कर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा, वो काफी धीमे हो जाएंगे। तो जो अपने को एग्जैक्ट रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तभी अपन ने यहाँ पे इवैक्यूएटेड मतलब निर्वात की कांच की नली ली है, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से देखें, तो सर्किट अगर अपन बनाए तो यहां से इस पे एक माइक्रो एम्पियर जुड़ा होता है, ठीक है। और इस माइक्रो एम्पियर को अपन ये होता है अपने पास एक कम्यूटेटर, इसको बोलते हैं दिक् परिवर्तक। कम्यूटेटर का मतलब हो गया बेसिकली जो करंट की या वोल्टेज की डायरेक्शन को चेंज कर सके, पोलैरिटी को चेंज कर सके। मान लो ये एक बार यहाँ कनेक्टेड है, अगर इसको अपन घुमाएंगे तो ये यहाँ से ही डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इसको अपन अपने मन की इच्छा के अकॉर्डिंग इसको अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फर्दर, तो देखो इसमें एक होता है वोल्टमीटर, फिर ये अपने पास होता है रियोस्टेट, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर या वोल्टा विभाजक, ठीक है। ये वोल्टमीटर आ गया, ये अपने पास ये बैटरी एक्सटर्नल, इस तरह से अपने पास ये डायग्राम है, ठीक है। ये होगी अपने पास बैटरी। अब आप एक चीज देखते हैं अपन यहाँ पर, मान लो मैंने स्टार्टिंग में अगर अपन बात करें तो जैसे सपोज यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ, मतलब नेगेटिव पोलैरिटी वाला वोल्टेज लगा रहा हूँ, और यहाँ पे धनात्मक वाला लगा रहा हूँ, ठीक है। प्रारंभ में अगर अपन बात करें तो ये इसके मध्य क्या होगा, अपने पास प्रतिकर्षण रिपल्सन होगा, और इनके मध्य अपने पास क्या होगा, अट्रैक्शन या आकर्षण होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस प्लेट की ओर तेजी से जाएंगे इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएंगे, अपन ऐसे कह सकते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है, जितने भी निकले या कोई भी एक आधा इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो सर्किट में धारा यहाँ से माइक्रो एम्पियर मतलब सर्किट आपका क्लोज हो गया, और सर्किट बंद परिपथ में धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा। हालांकि ये जो धारा होती है काफी कम होती है, बहुत कम होती है धारा का मान, लेकिन फिर भी अपन क्या कह सकते हैं, धारा का मान चालू हो जाएगा। तो यहाँ तक ये अपने पास एक क्लोज सर्किट हो गया। अब क्या है, ये जो वोल्टेज डिवाइडर है RH, जिसको अपन कहते हैं रियोस्टेट कह दो, जिसको बेसिकली धारा नियंत्रक जैसा ही होता है ये भी, ठीक है। अगर अपन देखें ये जैसे अगर आपने लैब के अंदर याद हो किसी को थोड़ा बहुत, कभी लैब में गए हो तो कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट आपने देखा होगा, कुछ ऐसा। ये कॉइल्स बनी होती है, यहाँ पर एक वो लगा होता है ब्लैक सा, जिसपे एक वायर होगा, यहाँ पे एक काला काला सा होता है जो उसको किसकाने के काम में आता है, ऐसे आगे पीछे, ठीक है। ये आपने देखा होगा लैब के अंदर। तो बेसिकली ये आप खुद देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे कॉइल्स बनी हुई है। तो ये कॉइल्स जो होते हैं ना वो प्रतिरोध खाने का काम करती है, प्रतिरोध का काम करेगी। तो यहाँ अगर अपन देखें तो मतलब अब आप एक चीज देखो कि अगर मान लो मैं इसमें इस एक तरह से ये आपका जैसे पंखे वाला रेगुलेटर होता है वही होता है, कम ज्यादा स्पीड को कम ज्यादा करने का काम करेगा। अगर मान लो इसको बढ़ाता हूं मैं, तो मैं इसको बढ़ाऊंगा
तो मतलब इस प्लस का मान और ज्यादा अपन ने बढ़ाया। अगर प्लस का मान और ज्यादा अपन बढ़ा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जितने भी है, ठीक है, मतलब पहले तो क्या था कि सारे के सारे हर एक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो अपन लाइट डाल रहे हैं उसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसी की लाइट है, बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट है, अपन ये कह सकते हैं। तो अगर बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट है, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी की लाइट है, तो सभी की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर एक फोटोन खाली एक इलेक्ट्रॉन को ही एक्साइट करेगा, खाली उसी को उत्सर्जित कर मतलब बाहर निकलेगा, उत्तेजित करेगा। ऐसे नहीं कि एक फोटोन अपनी ऊर्जा दो दो तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए और उस पर अपन 3 डाल दिए, तो वो उस 3 वाले को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, अवशोषित ही नहीं करेगा, वो ऐसे कैसे उससे आर पार निकल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट अगर उसके ऊपर कोई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आपतित होता है, ठीक है, तो उस केस में अपन कह सकते हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, इसमें एक ये भी कह सकते हो कि वो एक आउटर मोस्ट सेल क्या होता है ना, उस पर ये वाला कंसेप्ट लागू नहीं होता है, लेकिन अगर जब भी अपन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की अपन बात करते हैं तो उनके ऊपर ये कंसेप्ट लागू होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट को तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और बाहर निकल जाएगा, तभी तो उसको गतिज ऊर्जा मिलेगी, अदरवाइज उसको गतिज ऊर्जा कैसे मिल पाएगी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया। तो अब जितने मान लो इसमें यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, ठीक है, और 10 के 10 यहाँ पहुंच गए, तो भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वैसे वैसे अपन क्या कहते हैं, धारा का मान बढ़ता। लेकिन अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, तो अब धारा क्या हो जानी चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो अपन ये क्या कह सकते हैं, फिर चाहे आप कितना ही वोल्टेज बढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सबके सब इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच गए। अच्छा, ये जो धारा प्रवाहित होती है ना, इसको अपन बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है, ध्यान रखना। जो ये धारा प्रवाहित है उसको प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपन इसको कहते हैं, ठीक है। और जैसे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे करंट का मान कांस्टेंट हो जाएगा, उस अवस्था को अपन कहते हैं संतृप्त अवस्था, सैचुरेशन कंडीशन, ठीक है। अगर अपन यहाँ डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करें तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास से करंट धारा है, तो देखो पहले धारा बढ़ेगी बढ़ेगी और फिर आगे जाके क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये इसका संतृप्त अवस्था है, सैचुरेशन कंडीशन है, क्लियर, ठीक है। कंडीशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपन बातें करते हैं, वैसे आगे जाके डायग्राम सारे बताऊंगा आपको मैं, तो यहाँ पे तो रफली समझने के लिए और कुछ नहीं है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखना, क्योंकि उसी नोट से आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। एक नोट के रूप में अगर अपन बात करें, रफली नोट है समझने के लिए, जैसे एक तो होती है अपने पास तीव्रता, एक अपने पास होती है फ्रीक्वेंसी। तो अपन तीव्रता की बात करें, इंटेंसिटी मतलब लाइट कितनी डिम आ रही है, लाइट कितनी तेज आ रही है, ठीक है। जैसे मान लो इंटेंसिटी की अपन बात करते हैं, तीव्रता की अपन बात करें, तो जनरली आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मान लो बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या क्या हो रही है, काफी ज्यादा हो रही है, फोटॉन्स बहुत ज्यादा है। बिल्कुल धीरे धीरे लाइट आ रही है, मतलब धीमी लाइट है, धीमी लाइट का मतलब ये स्पीड तो होती है सी है उसकी, लेकिन धीमी है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब फोटोन की जो संख्या है वो काफी कम है। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो जो इंटेंसिटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स कह सकते हो आप इसमें, कि फोटोन की संख्या के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब फोटोन की संख्या अपने पास आ गई, जैसे मैंने कहा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं अपने पास, तो नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर निकलने वाले या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी संख्या अपने पास बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये अपन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अगर मान लो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये अपन क्या कह सकते हैं यहाँ से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर अपन इस फर्स्ट को और इस लास्ट रिजल्ट की अगर अपन बात करें, तो यहाँ से अपन डायरेक्टली क्या कह देंगे कि जो अपने पास इंटेंसिटी है, ठीक है, वो करंट की क्या आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। मतलब अपने जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी को अपन फिक्स कर दे कि हाँ भाई एक फिक्स लाइट आ रही है अपने पास, और फिर अब लगातार अपन उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएं, मतलब उसको बिल्कुल पहले धीमा डालें और लाइट को बिल्कुल अब फिर उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में अपन क्या कह सकते हैं कि वो धारा का मान लगातार क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएंगे। तो अगर अपन इंटेंसिटी और करंट के बीच में अपन ग्राफ खींचते हैं, तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा कि यहाँ मान लो आपके पास इंटेंसिटी है और यहाँ मान लो अपने पास करंट है, तो ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ आएगा, अपन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन।
इस तरह से अपने पास ये ग्राफ आता है। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं ग्राफ को जिसको अपने को पता होना चाहिए, तो इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब एक चीज देखो, नेक्स्ट अपन यहां बात करते हैं। अब देखो इसमें इस कम्यूटेटर की सहायता से, ठीक है, इसकी पोलैरिटी को अपन चेंज करेंगे, ध्रुवणता को चेंज करेंगे। मान लो मैंने यहां लगा दिया अब प्लस और यहां लगा दिया अपन ने माइनस। ठीक है, तो अब जैसे ही माइनस लगाया तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आने से रोकेगा, सिंपल सी बात है, तो ये इसको रोकेगा। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी की एनर्जी कम है, किसी की एनर्जी ज्यादा है, मतलब कैसे है उसको अगर अपन समझे तो देखो यहाँ अगर अपन देखें, जैसे ये अपना मेटल सरफेस, ये इलेक्ट्रॉन, इसका जो वर्क फंक्शन है, कार्यफलन है, वो मान लिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले मान लो अपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन निकला उसकी एनर्जी अपने पास कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, जो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वो अपने पास आ गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अपन 4 डालेंगे तो अपने पास आ जाएगी 2, अपन 5 डालेंगे तो अपने पास आ जाएगी 3, इस तरह से कंटिन्यू ये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अगर अपन एक चीज देखें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकले तो उतनी लेगा, 2 ही लेगा, उससे ज्यादा लेने से रहा। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि मैं यहाँ पे 5-7 डाल रहा हूँ तो ये भी अपनी एनर्जी बढ़ा देगा, क्योंकि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो उसमें आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाह्य कक्षा के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सबका एनर्जी अपने पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा सभी के लिए। ठीक है, तो अगर अपनी यहाँ देखें तो ये एनर्जी बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा, तो आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पहले कम पोटेंशियल लगाया है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का था, ठीक है, वो तो रुक गया भाई पहले ही, लेकिन जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, मतलब जबरदस्ती यहाँ पहुंचे क्योंकि उसकी एनर्जी क्या थी। अब एक चीज देखो, मैं यहाँ पे 3 लगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, अपन डायरेक्टली यहाँ कह सकते हैं, लेकिन 3 से पहले वाले कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास ऐसे हो गया। लेकिन अब मान लो मैं इसको और बढ़ाऊं रेगुलेटर की सहायता से नेगेटिव में, ठीक है, और कब तक बढ़ाया जाऊं, जब तक मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंचे, मतलब सिंगल जितना मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था उसको अपन ने स्टॉप कर दिया। अब एक भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंचा, अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंचा तो इसमें सर्किट में कोई करंट, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो अपन यहां क्या कह सकते हैं कि इसमें ऋणात्मक, मतलब किस पे लगा रहे हैं, जैसे एनोड पर लगाई गई वह ऋणात्मक वोल्टता जिसके लिए परिपथ में धारा का मान 0 हो जाता है। ठीक है, उस वोल्टता को अपन किस नाम से जानेंगे, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब फिर से सुनना कि एनोड पर, क्योंकि नेगेटिव अपन एनोड की बात करें, एनोड पर लगाई गई वह ऋणात्मक वोल्टता जिसके लिए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 0 हो जाता है, उसको अपन क्या कहेंगे, निरोधी विभव अपन कहते हैं। ये अपने पास आ गया मेन जनरल। ठीक है, अब इसमें कुछ एक ग्राफ होते हैं, उन ग्राफ्स को अपन अच्छे से समझते हैं कि मतलब कौन कौन से कैसे क्या ग्राफ काम में आएंगे। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखें, जैसे मैंने ये कह दिया, अब आप समझो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी अपन बात करते हैं। मैंने अगर E बराबर अपने पास h न्यू होता है, अगर मान लो मैंने न्यू फिक्स कर दिया तो इसका मतलब इसकी जो गतिज ऊर्जा वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब अगर मान लो मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स बढ़ेंगे, धारा बढ़ेगी, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझना कि अगर मान लो ये फिक्स कर दिया अपन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाली, मतलब फिक्स कर दिया अपन ने न्यू का मान, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि उनकी गतिज ऊर्जा भी फिक्स हो गई। ठीक है, तो अब चाहिए आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तीव्रता बढ़ाओगे, तो खाली उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या धारा का मान ही बढ़ेगा। तो यहां से एक रिजल्ट आता है अपने पास कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक अधिकतम जो अपने पास गतिज ऊर्जा होती है ना, उसका मान किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो फ्रीक्वेंट मतलब इंटेंसिटी, तीव्रता के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह से वो कांस्टेंट हो जाएगी। आप यहाँ पे धारा भी कह सकते हो, ठीक है, कि करंट के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी चेक कम ज्यादा हो, उससे करंट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ एक ग्राफ और देखते हैं अपन। हाँ, अब मान लो मैंने न्यू फिक्स कर दिया तो मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो गई, तो मतलब एक सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही काइनेटिक एनर्जी के हैं। ठीक है,
तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए मुझे एक ही नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तो एक ही मेरे पास विभव आएगा। लेकिन अब सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है, ठीक है, तो उस केस में मेरे पास जो विभव रहेगा वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो अगर मैं एक ग्राफ देखूं तो जिसके अंदर आप ऐसे कह दो कि वो करंट वर्सेस वोल्टेज का अपने पास ग्राफ है, ठीक है, तो मैं न्यू को फिक्स कर दिया, मैंने फ्रीक्वेंसी है ना उसको अपन ने फिक्स कर दिया। अब मैं इंटेंसिटी को वेरी करवा रहा हूँ, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता को चेंज कर रहे हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे धारा का मान बढ़ेगा। तो जैसे अपने पास ये आया और फिर आगे जाके कांस्टेंट हो गया, फिर आया फिर जा कांस्टेंट हो गया, फिर आगे गया कांस्टेंट हो गया, इस तरह से चलेगा कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन ये मान लो आपके पास I1 है, ये I2 है, ये I3, ये बेसिकली आपकी इंटेंसिटी है, ठीक है। करंट को भी अपन I से ही डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी को भी अपन I से ही डिनोट करते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया I। जैसे अब आप देख सकते हो कि इस I3 वाली जो धारा है वो ज्यादा है, इसका मतलब धारा ज्यादा है, इसका मतलब ये वाली I3 अपने पास क्या है, इसका मान I2 से ज्यादा होगा और I1 से भी क्या होगा, अपने पास ज्यादा होगा, ये अपन कह सकते हैं। अब मैंने न्यू फिक्स कर दिया, मतलब इनकी गतिज ऊर्जा फिक्स हो गई। अब गतिज ऊर्जा फिक्स हो गई तो अपन क्या कह सकते हैं कि इनको रोकने के लिए पोटेंशियल सभी के लिए क्या होगा, एक ही पोटेंशियल होगा अपने पास। तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें, जैसे इधर पॉजिटिव था, यहाँ अपने पास आ जाएगा नेगेटिव में, तो जैसे इन सभी के लिए अपने पास क्या रहेगा, एक ही विभव रहेगा, और इसको माइनस वी नोट अपन नाम दे देंगे। इसको अपन क्या कहते हैं, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये अपने पास एक ग्राफ आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ की अपन बात करते हैं। अब मैं न्यू को वेरी करवा रहा हूँ, मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ, और आई को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो देखो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़े। यहां देखिए अपन, अब मैं आई मानी इंटेंसिटी, इसको अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इंटेंसिटी फिक्स हो गई, मानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो गई भी, मतलब चेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 निकले थे, 5 निकलेंगे यहाँ पर। अब 5 इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए तो 5 इलेक्ट्रॉन का जितनी धारा बनी थी उतनी बहेगी, ठीक है। मतलब अपना धारा क्या हो गया, करंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये अपन ने भाई ये करंट को अपन ने फिक्स कर दिया, ठीक है। ये आगे जाके इसकी सिचुएशन आ गई, संतृप्त अवस्था आ गई करंट, और यहाँ अपने पास आ जाएगा वोल्टेज। अब देखो जैसे, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन पांचों इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा थी वो सबकी क्या अलग अलग है, कैसे उसको समझे। जैसे मान लो ये अपना मेटल, ठीक है, ये अपने 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसमें पांच फोटोन अपने पास आए, ठीक है, 1 2 3 4 5। इसका वर्क फंक्शन अपने 2 मान लिया, तो मान लो इसमें 3 डाला, 4 डाला, 5 6 7, इस तरह से अपने पास ये इतनी इतनी ऊर्जा की क्या है, फोटोन आए अपने पास, ठीक है। तो अपन क्या देखेंगे, इसमें बच गई, मतलब 2 तो खा गए, अब बच गई कितनी, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5 एनर्जी बच गई, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी ऊर्जा बच गई। मतलब ये जो हर एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मुझे जो विभव लगाना पड़ेगा वो अलग अलग लगाना पड़ेगा, और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसको रोकने के लिए मुझे सबसे ज्यादा नेगेटिव में विभव लगाना पड़ेगा, अपन ये कह सकते हैं। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो जैसे मान लो इस तरह से अपने पास ये ग्राफ रहेगा कि अगर मान लो मैं फ्रीक्वेंसी इसको फिक्स कर दूं, करंट को, ठीक है, धारा को फिक्स कर दूं, तो मेरे पास कुछ ग्राफ इस प्रकार से आएगा। मान लो ये न्यू 1, ये अपने पास न्यू 2 रह जाएगा, न्यू 3, या मान लो V01 माइनस में, यहाँ माइनस का V02, और ये अपन मान लेंगे माइनस का V03। अब देखो नेगेटिव में ये वाला वोल्टेज ज्यादा है, ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके कोरस्पॉन्ड जो फ्रीक्वेंसी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1, इस तरह से अपने पास ये एक रिजल्ट आता है, ठीक है, नॉर्मल ये अपने पास हो गया। अब अपन बात करेंगे इसमें इसका प्रकाश विद्युत समीकरण की अपन बात करेंगे, इसका इक्वेशन किस प्रकार से आता है उसको अपन देखेंगे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। देखो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़े। अब अपने को इस डायग्राम की जरूरत है नहीं, इसको उठा देते हैं। अब इसी में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसको देखो कैसे क्या है। तो फिर से समझ लेते हैं, ये आपका मेटल, ये इलेक्ट्रॉन, ये इंसिडेंट हुआ, ये मान लो H न्यू है,
इसने फाइव बराबर एच न्यू नोट तो ले लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में अब बच गया जो एनर्जी है वो इसका क्या हो गया, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में आएगा। तो ये जो एच न्यू है वो ये प्लस ये इसके बराबर हो जाएगी अपने पास। तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी जो इंसिडेंट एनर्जी होगी एच न्यू, वो कार्यफलन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के अपने पास क्या जाएगी, बराबर आ जाएगी, ठीक है। या फिर एच न्यू इक्वस टू ये अपन कह देंगे एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। क्लियर, एक तो अपने पास इक्वेशन ये आ गई है। अब एक चीज देखोगे आप कि अधिकतम मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी उसको रोकने के लिए उतना ही अपने को क्या लगाना पड़ रहा है, नेगेटिव में विभव लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी अधिकतम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव में, ठीक है। अगर देखो ये होता है वोल्ट में, ये होता है अपने पास जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर मैं इसको ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों की डायमेंशन सेम हो जाती है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम कह दो या फिर हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर कह दो तो यह जाएगा ई वी नोट के बराबर अपने पास, ठीक है। इसको एक नंबर दे दो और इसको दो नंबर दे दो। अगर इस दो नंबर समीकरण को एक के अंदर पुट कर दो तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ऐसे केस में अपन पुट करें तो देखो अपने पास क्या आएगा रिजल्ट, एच न्यू बराबर एच न्यू नोट प्लस, ठीक है। अब इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ई वी नोट अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ई वी नोट पुट किया है तो अब यहाँ से बेसिकली मुझे इस वी नोट का मान निकालना है। तो वी नोट का मान कितना आ जाएगा, इस ई से भाग दे दो, जैसे ई वी नोट अपने पास कितना आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ठीक है। अब इस वी नोट का मान आ जाएगा एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई, ये अपने पास आ रहा है। अगर अपन देखें इसको गौर से तो ये y बराबर एम एक्स माइनस सी टाइप का ग्राफ है अपने पास ये, ठीक है। तो अब मतलब एक स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ है, इसका अगर अपन ग्राफ खींचें तो देखो इसको नोट करो, फिर अपन ग्राफ खींचते हैं, हो गया होगा। देखो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, यहां मान लो y एक्सिस पे अपन v पोटेंशियल ले लेते हैं और यहाँ अपन न्यू मान लेते हैं, ये अपने पास आ जाएगा v नोट, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है अंतखंड जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव मतलब इसको अपन नीचे की तरफ लेंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ये यहाँ वाला जो है वो सी हो जाएगा अंतखंड और इसका मान कितना आ जाएगा, एच न्यू नोट अपॉन ई, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ बात करें, देखो जब ये एक तरह से वी नोट बराबर जीरो, जैसे अक्ष एक्सिस पे वाई क्या होता है अपने पास जीरो होता है, तो अगर मैं वी नोट को जीरो कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू बराबर न्यू नोट, मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी न्यू इक्वल्स टू न्यू नोट अपने पास आ जाएगा। दूसरी बात इसका ढाल की अपन बात करें, स्लोप की अपन बात करें, स्लोप एम, तो वो आ जाएगा कितना, एच अपॉन ई, आ जाएगा एच अपॉन ई अपने पास आ जाएगा स्लोप। अब कभी कभी क्या होता है जो अपना एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, इसमें जैसे ये एक प्रैक्टिकल भी आता है अच्छा सा कि फोटो सेल और सोलर सेल के द्वारा प्लांक कांस्टेंट का मान ज्ञात करना। तो बेसिकली उसमें अपन क्या करते हैं, ये फोटो सेल और सोलर सेल यूज करेंगे, उसमें विभव और फ्रीक्वेंसी के बीच में अपन ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से वो अपने पास ढाल आएगा और ढाल का मान आने से यहाँ से अपन देखो h बराबर आप m इंटू ई, मतलब उस ढाल को अगर अपन e से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो अपने पास वो प्लांक कांस्टेंट का मान आ जाता है। तो ये आपके जनरली प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो समझाने में क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। अब जैसे फेल होने का मेन कारण देखो ये था कि क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि मुझे अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है, तो चाहे मैं कम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, कम ऊर्जा का फोटोन उस पर डालूं, लेकिन काफी टाइम तक डालता रहूं तो भी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो 1-2 घंटे तक अपन फोटोन मतलब उसके ऊपर ऊर्जा डालते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कंटिन्यू ग्रहण करेगा और फिर लास्ट में जाकर बाहर आ जाएगा। तो इसमें दहलीय आवर्ती जैसा तो कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा, ठीक है। मतलब जो अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मिनिमम ऊर्जा का मिनिमम कितनी आवर्ती का अपन डालें जिससे वो बाहर निकले, तो ऐसा तो कोई अपने पास इसमें कंसेप्ट ही नहीं रहा। तो एक तो वहाँ पे ये समझाने में फेल हो गई। दूसरा,
अब जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है तो कुछ टाइम भी लगा, बाहर आने में टाइम लगेगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने और इलेक्ट्रॉन का मेटल सल्फेट से बाहर आने में कुछ ना कुछ समय होता है। जबकि एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10⁻⁷ से लगभग 10⁻⁹ सेकंड तक का ये टाइम देखा गया, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसने काफी टाइम बताया क्लासिकल ने, तो यहाँ पे ये चीजें समझाने में एक्सप्लेन हो गई। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा अपन समझा नहीं पाए थे। ठीक है, इसलिए फिर प्लांक साहब आए और प्लांक साहब ने अपना एक नया स्टेटमेंट दिया जो अपन आगे जाके पढ़ेंगे इसी के अंदर। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद में अपने इसी का एक और इफेक्ट है साथ में, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, वो उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इनको नोट कर लो अच्छे से।